अरुण भाई आपके पास आऊं से पहले एक मेरे दर्शक हैं त्यागी जी, वो कह रहे हैं कि ओम बिरला 22 दिन से अनुपस्थित, मोदी शाह का वेतन, इन सब का वेतन काटो, जनता का पैसा। वो कह रहे हैं जब आ ही नहीं रहे हैं जिस काम के लिए भेजे गए हो तो इनकी तनख्वाह काट लेनी चाहिए। मेरे एक दर्शक हैं चंद्रा तिवारी जी। चंद्रा तिवारी जी, आप बाकी तो सब कहते रहिए, आप मुझे बताते रहिए कि अबे बुढ़े तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है, मैं जब मेरा समय आएगा तो मैं चला ही जाऊंगा, जिसका भी समय आएगा तो इसमें से कोई किसी को रोक तो पाएगा नहीं। भाषा पे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी टिप्पणी करते रहिए, लेकिन ये दरबारी पत्तलकार और ये सब टाइम वेस्ट है तो आप अपना टाइम यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो। लेकिन भाषा पे मैं फिर कह रहा हूँ चंद्रा तिवारी जी, बार बार कह रहा हूँ, मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर मत करिए कि मैं आपको ब्लॉक करूं। भाषा पे वो रखे रहिए, मुझे जब ऊपर जाना होगा तो मैं ऊपर चला ही जाऊंगा। अरुण शर्मा जी, मैं एक दो चीजें और पूछ लूं। एक तो ये जो जो मैंने आपको दिखाया था अटल जी का भाषण, ये 1 मई 2002 का है। आप अगर कोई चाहेंगे तो जाके इसको ढूंढ लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। 1 मई 2002 को संसद में उन्होंने ये भाषण दिया था। दूसरा ये जो हम लोग बात बार बार कर रहे हैं अमित शाह की, देश के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में उन्होंने कहा भाई किरण रिजिजू से कि संसद कि हमारे सदन की बात को जरा पहुंचा दीजिए, उसकी भावना को वहां तक कि भाई लोग सुनना चाहते हैं, आप यहाँ आइए। वो आने को नहीं तैयार है। एक और मेरे एक दर्शक कह रहे थे, उन्होंने अच्छा एक दिया कि पुलिस की लाठियों की गूंज से नहीं, छात्रों की गूंज से अब ये देश चलेगा। और मैं एक बात कह के अब आपको दे रहा हूं, पप्पू कौन, पिछले 20 वर्षों से इतना पैसा खर्च किया गया, लेकिन पप्पू निकला कौन ये अब सबके सामने स्पष्ट है। जितना पप्पू नहीं है उतना आप मैं 10 में, मतलब आप कहीं से पूछ लीजिए कि 56 इंच का छोटा बंदर, दूसरी लाइन अपने आप ही लोग कह देंगे। तो इसके लिए ना पैसा खर्च किया गया, वो एक छोटी बच्ची आ गई, वो एक 19-20 साल की बच्ची थी, वो उसका इंटरव्यू आया, उसने कहा भाई अच्छा, वो बज रहा था, मुझे अच्छा लगा जो वो बता रही है कि 56 इंच का छोटा बंदर। कहीं भी जाके पूछ ले 56 इंच का छोटा बंदर, जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैं अरुण शर्मा साहब, इसको कहते हैं ना मोदी जी, हवा निकल गई क्या अमित शाह की और मोदी जी की। अरुण शर्मा साहब जी, अब सर ये तो थर्मामीटर लगाकर चेक करना पड़ेगा कि कितनी हवा निकली है और कितनी नहीं निकली। पर कितनी हवा निकली है उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू मैं आपको बता देता हूं। मेरे से ज्यादा ज्ञानी है शशि भाई है, अनुराग भाई को मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो मेरा मानना यह है कि जब जिस दिन का आपने भाषण सुनाया, मैंने तो लाइव सुना, और उन्होंने राष्ट्र धर्म के विषय में बात की। अब ये साहब राष्ट्र धर्म किसी बीजेपी आरएसएस वाले को पूछो क्या होता है, तो उनका राष्ट्र धर्म होता है हिंदुत्व राष्ट्र की रक्षा। अब ये किसकी रक्षा वहां पर हुई और किसने किसको मारा, वो बात पुरानी हो गई, अब 2002 की बात है। चलो उस पर अगर ना भी बात करें तो एक संवैधानिक बात करता हूं मैं कि ये प्रोवोकेटिव किसका होता है कि साहब विपक्ष क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा, कैसा व्यवहार करेगा या कैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो जब आप उनको डिक्टेट कर रहे हो, आप डिक्टेशन दे रहे हो कि साहब पहले सब विषयों पर बात होगी, फिर 3 बजे इसको ये होगा और आज 3 बजे से शुरू होगी और आपको लिख कर देना पड़ेगा। सर ये कब से होना शुरू हुआ? तो लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार, आप होते कौन है पूछने वाले, इनकी तो छोड़ दो, मैं होम मिनिस्टर की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री का भी अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ उस सभा के अध्यक्ष को है, चाहे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हो, राज्यसभा हो या लोकसभा के। अब उनका भी अधिकार आप छीन रहे हो और पूरी अपनी टर्म डिक्टेट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये, मैं तो ज्योतिष भी जानता हूं और मुझे फीस रीडिंग भी आती है। सर आज आपने उनका जरा रुतबा देखा था हमारे शाह साहब का, मुरझाया हुआ चेहरा, माथे पे शिकन, कंधे ढलके हुए, भाषा कैसी थी, और क्या वो उतनी उग्रता, वैसा चाणक्य वाला रूप था क्या उनके पास? मुझे तो लगा नहीं। अब मुझे लगा नहीं क्योंकि मैंने इस विषय को पढ़ा हुआ और मैं चेहरे पढ़ लेता हूं। अब आपने कहा
कि ये जो छात्रों की गूंज है, साहब छात्रों की गूंज तो आपको 3-4 सम्मेलन हो चुके हैं, पता लग गया होगा। और जैसे शशि भाई ने कहा कि जो हमारा जैन जी है, तो जैन जी की बात ही नहीं करता। मैं तो जैन जी को परिपक्व एक ऐसी जनरेशन मानता हूं जो हमसे ज्यादा समझदार है। मेरे तो जैन अल्पा भी समझदार हैं। छोटी छोटी बच्चियां कह रही हैं कि टॉयलेट में पानी नहीं। किसने सिखाया उनको? साहब जब पानी नहीं होगा तभी तो कहेगी ना। पंखा नहीं है, पढ़ाई के लिए टीचर्स नहीं है, पूरे स्कूल में 7 टीचर की जगह 2 टीचर हैं। अब वो 2 टीचर में क्लरिकल स्टाफ भी है, तो उनको कौन सिखा रहा है? सर कोई नहीं सिखा रहा। ये हम अपने मन में जो ये व्हाट्सएप के चिंटू पिंटू वाला वहम है ना, इसको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हमें सही पिक्चर नजर नहीं आएगी। और जो ये कहा जाता है हमारे विषय में कि हमारे तो पैर कब्र में लटके हैं, साहब मेरे तो पैर कब्र में पहले ही लटके हुए थे। मुझे तो 2-2 हार्ट अटैक हो गए, 3-3 ऑपरेशन हो गए, मैं तब भी नहीं मर रहा। जब मैं नहीं मर रहा तो मुझे ऐसा लगता है भगवान मुझसे ये कह रहा है। अब वो उनको तो नॉन बायोलॉजिकल है, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं। मेरी तो माँ का नाम है, पिताश्री का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान एक संदेशा दे रहा है कि भाई जो बात रह गई है उसको बोल दो। अब ये जैन जी की बात आई तो मैं 3-4 पॉइंट में आपको बता देता हूं। वैसे मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी है, फुल रिपोर्ट है मेरे पास। 29 तक इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बात करता हूं। ये शुरुआत गुस्से से हुई थी इसकी, लेकिन मुद्दा व्यवस्था तक पहुंच गया। शुरुआती आक्रोश परीक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी और अफसरों की असमानता से जुड़ा था। अब इसको थोड़ा विस्तार अगर आगे दें तो दूसरा पॉइंट है कि लाठी का खाना इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ बन गया। आप ना मारते भाई साहब, आपने झारखंड में देखा एबीवीपी के लोग पत्थर लिए हाथ में खड़े थे, बाकायदा उनकी वीडियोस हैं। और क्या वहां पर कील लगी, लाठी किसी ने मारी, किसी ने किसी को घायल किया? क्या ऐसी गालियां? शर्म आती है मुझे बात करते हुए कि लाठी का कैसा कैसा प्रयोग अपनी ही बच्चियों पर कर रहे हो। अरे लाठी मारी, हाथ तोड़ दिया, कोई बात नहीं, और उस लाठी का क्या किया? कहां कहां सीन देखना भी, आनंद सर सच्ची बता रहा हूं, सीन देखना भी ऐसे हो जाता है कि सच्ची बोल रहा हूं, डूब के मर जाएं, डूब के मर जाएं। ऐसा सीन देखना है तो ये हालत ले आए हो आप हमारी। अब इसमें जब कोई युवा पढ़ाई छोड़कर सड़क पर आता है और पुलिस की लाठी, पानी के बौछार, आंसू या गैस का सामना करता है तो उसके लिए आंदोलन केवल ऑनलाइन पोस्ट नहीं रहता। अब इसमें भूख हड़ताल शामिल है। आंदोलन में नैतिक आधार ला दिया उसने। अब ला दिया तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक अर्थ जो है वो ये कहता है हमारे पास सत्ता नहीं है, हथियार नहीं है, हमारे पास हमारा शरीर है और हमारा नैतिक दबाव ही हमारी ताकत है। साहब आप मारो हमको लाठी। आपने देखा, उसने कहा और मारो और मारो और मारो। कितना मारोगे? मार दोगे, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे शहीद भगत सिंह ना मरे होते तो क्या देश आजाद होता था? मुझे तो नहीं लगता आजाद होता। और उसको छोड़ दो, बहुत सारे नाम है, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं। ये जो जैन जी की सबसे बड़ी ताकत है ना, उसका विकेंद्रीकरण रूप है। ये सब रूप हर जगह हो रहा है साहब। अभी तो आप रांची की बात कर रहे हैं, फिर छोटी छोटी जगहों में होना शुरू हो जाएगा। पानीपत में होगा, अमृतसर में होगा, कानपुर में होगा, फिर क्या कर लोगे? आपके गुजरात में हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो शैली है वो गलत है। अब पुरानी शैली का तो आंदोलन होता नहीं है साहब, पुरानी शैली तो बीत चुकी। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, लेकिन पूरी जैन जी की आवाज कहना भी उचित नहीं होगा। इसमें सरकार के रवैये को भी देखना होगा। भाई साहब आपके पास कितने दिन थे सुनने के लिए? एक दिन चले जाते ना यार। तो बेटियों को तो आपने, पहलवान बेटियों को तो ठुड्डे पे रख दिया। आपने देखा था
कि उनके मुंह पर बूट रख दिया। मतलब यही ताकत है आपकी, इसी ताकत से दबाओगे। और ये तो सब देखा है ना हमारे बच्चों ने, आंखें मूंद कर नहीं बैठे वो। अगर आंखें मूंद कर बैठे होते तो आज मैं कह रहा हूं उग्रता नहीं है, परिपक्वता है। इसको आप मैच्योरिटी ऑफ माइंड कह सकते हैं कि कैसे सरकार को घेर लिया जाए। और जो हम उम्र दराज, मतलब हम मैच्योरिटी लेकर बैठे हैं, सीनियोरिटी लेकर बैठे हैं, एक उम्र का तकाजा लेकर बैठे हैं, अनुभव लेकर बैठे हैं, हम भी उन जंजी के सामने के लोग हैं। और इस दौरान आपने देखा कि हमारी बच्चियां जेन अल्फा क्या कर रही हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो तो साफ ही कह रहे हैं ना कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए। जब स्कूल में टीचर ही नहीं है तो हमारा हक बनता है ना हम दरवाजे पे ताला लगा ना जाएं। अब आपने पूछा है कि ये जो 56 इंच का छोटा बंदर जो कहा गया, सर इनके जो मजाक होते हैं ना वो हम नहीं झेल पाएंगे। आपको झेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि उनका टारगेट किधर है, उनका संदेश किधर है, किसको कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या उनके वो जो छोटा सा दिल है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कि हमको समझना होगा। हमको जैन जी को अगर हम छाती से नहीं लगाएंगे ना साहब तो हमसे ही पूछेंगे। हम माँ बाप हैं, हमें ही कहेंगे कि पिताश्री आपने क्या किया था। आपको तो पिताजी खूब पढ़ाए हैं, शशि भाई बैठे हैं, उनको पता है 92 का जब मंडल कमंडल हुआ था तो क्या हुआ था दिल्ली में। हमने तो उसमें जो मॉब कंट्रोल का है मैंने तो अवार्ड जीते हुए हैं। हमको लाठी से नहीं, हमको प्यार से समझाना, उनकी बात को सुनना होगा, उनके सिर पर उनके पीठ पर हाथ रखकर पूछना होगा, बताओ बेटा इसके अलावा आपको क्या चाहिए। और मैं साफ बात कर रहा हूं, मेरी वाइफ दिल्ली डीएसएसबी जो सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी। एक भी एग्जाम लीक नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस सवेरे 4:30 बजे ऑफिस पहुंच जाती, वही खोजती थी, कॉन्फिडेंशियल सेल उसके पास था, वही खोजती थी पर्चों को। अगर लीक हुआ होता पर्चा तो आज वो सस्पेंड होती, आज वो रिटायर ना होती। मेरा मानना यह है इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं। अगर हम बात करें तो यह अराजक भीड़ कहकर इसको खारिज नहीं किया जा सकता। यह अराजक भीड़ नहीं साहब। आपने तो मोहम्मद इरफान का नाम सुना ही होगा, वो तो बच्चा स्कूल भी नहीं गया, और वो जो बातें कहता है बदन में सिरहन पैदा हो जाती है, झुरझुरी आ जाएगी। हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है कि जैसे वो हमारे जो प्रेलंब है उसका उसका जैसे बखान करता है, एक एक अक्षर एक एक शब्द उसको याद है। और वो बात किसकी करता है कि भाई 16,000 है, महिलाओं को तो 8,000 मिल रहा है, 18,000 है, पुरुषों को तो 12,000 मिल रहा है, और 12 घंटे की ड्यूटी है। सर ये बात आ गई है पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये सारी बातें हैं, मोहन भागवत साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ईमानदार प्रदर्शनकारी अगर हूं उनको राष्ट्रीय विरोधी कहना की धारणा भी जो है वो खारिज हो जाती है। ऐसा कौन सा काम किया सर उन्होंने जिससे राष्ट्रद्रोह की बात आ जाए? कौन सी राष्ट्र के खिलाफ बात कर रहे हैं? अपने हक हकूक की बात को करना ये क्या जायज नहीं है? हम तो अपने पिताश्री के सामने भी कह देते थे, पापा आज ये शाम का खाना नहीं खाऊंगा मैं, हमें तो ये चीज चाहिए, ला के देते थे। जब हम उनको नौकरी दे ही नहीं पा रहे, आपको पता है दिल्ली के अंदर कितने 12वीं में बच्चे पास होते हैं, कितने का एडमिशन होता है, ये शशि भाई बैठे हैं बता देंगे। कितने एक्सटर्नल में जाते हैं, कितने कॉरेस्पॉन्डेंस में जाते हैं, कितने उसमें इग्नो में जाते हैं। अब बात यह है कि जब हम उनकी छोटी छोटी बातें नहीं मानेंगे ना, और हमारे तो वाइस प्रेसिडेंट हैं राधाकृष्णन साहब तो, और वो भी रहे, उनके बौद्धिक में भी रहे, तो क्या हम ये बात मान ले कि ये देश अब आरएसएस की फिलॉसफी से चलेगा? क्या हम छोड़ देंगे अपनी मूल अवधारणा को? क्या हम अहिंसक, जो हम हिंसा नहीं करते, क्या उस मूल धारणा को छोड़ देंगे? वो
एक फकीर जो अफ्रीका से चला था, टाई कोट पैंट, जिसने सब त्याग दिया था, उन्होंने कैसे भगाया था यहां से अंग्रेज? क्या उनकी मूल अवधारणा को छोड़कर बात करेंगे? ये जो कहते हैं ना हमारे शो पर, जो चिंटू पिंटू आए हुए हैं कि साहब आपके तो पैर लटके पड़े, हाँ लटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं। जिस दिन मरेंगे भाई साहब, उस दिन भी जोर जोर से बोलेंगे। जिस दिन मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुई, देहांत होना था, उस दिन सवेरे उन्होंने साइकिल चलाई, काम नहीं छोड़ा था उसने। तो हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य ये है कि हम एक ऐसी मिसाल अपने बच्चों के सामने पेश करके जाएं कि उनको देश संभालना है घर के साथ साथ। मैं आजकल कारगिल के जो युद्ध की घटनाएं हैं, जब उनको सुनता हूं, लेफ्टिनेंट मेजर के मुंह से, मेजर साहब के मुंह से या कर्नल साहब के मुंह से, आपके बदन में सिरहन पैदा हो जाए कि हमारे देश के बच्चे ऐसे हैं। ऐसे द्रास में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, कारगिल में जो लड़ाई लड़ी, जो टाइगर हिल जीती, उनकी भावनाएं देखो। तो अगर हम इसी तरह से नकारते रहे अपने बच्चों को, भागते रहे इसी लोकसभा से जिसके लिए हम चुने गए हैं, तो साहब आपको शिकंजे पे घेरा जाएगा। आज राहुल गांधी घेर रहे हैं, कल पूरी देश उनको घेरेगी। कहां तक बच के भागोगे? ये तो गुजरात के तड़ी पार हैं, ये तो ठीक है, बॉम्बे चले जाओगे, दिल्ली आ जाओगे, पर पूरा देश जब घेर लेगा जैन-अल्पा, तब क्या करोगे भाई साहब? उसका भी तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इसका निर्धारण होगा। हमारे से कान पकड़ के, कान ऐंठ करके अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी और हमें देनी पड़ेगी। सिर्फ यही है, हम शांत मन से उनकी बातों को सुने, जो जायज हैं वो मान लें, जो नाजायज हैं या जो थोड़ी कठिन है उसके लिए समय दे दें। भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है, मेरी यह धारणा बिल्कुल पक्की है। ठीक है।